स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम भूमि है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी ही मुश्किलों का सामना किया। हम 3 कमरों के छोटे से घर में रहते थे, जिसे चाची हमेशा एहसान कह दिया करती थी। कहती कि अगर हम ना होते तो तुम लोग आज सड़क पर होते। वो बार बार एक ही बात कहा करती थी। मैंने बचपन से उनकी जुबान में जहर घुला हुआ देखा था। मेरे पिताजी एक मामूली से दर्जी थे। उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया था। अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम किया करते थे। एक छोटा सा कमरा उनकी वर्कशॉप था। वहाँ उनकी मशीनों का शोर और पिताजी के पसीने की खुशबू बसी हुई थी। वो कपड़े सिलते सिलते प्रार्थना भी किया करते थे कि एक दिन मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी। मैं पिताजी से कहती, क्या हम सच में बहुत गरीब हैं? वो कहते कि नहीं बेटा, हम बस अमीर नहीं हैं, फ़र्क समझो। मैंने कोशिश की, पर समझने में मुझे कई साल लग गए। हमारे चाचा पिताजी के छोटे भाई थे। गैर कानूनी तरीके से दुबई चले गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने जाने के लिए मेरी माँ के जेवर पिताजी की सिलाई मशीन बेच दी थी। लेकिन पिताजी ने फिर से नई मशीन खरीद ली, मगर किसी से कुछ नहीं कहा। वह सच हमेशा के लिए उनकी आंखों में छुप गया था। कुछ सालों में चाचा ने बहुत पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, ब्रांडेड कपड़े, महंगा मोबाइल और सब कुछ। उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश बोलते और हर वोकेशन पर घूमने के लिए जाया करते थे। हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट थे। मेरा तो यूनिफॉर्म भी फटा हुआ था। जूते माँ हर हफ्ते पॉलिश किया करती थी, तब जाकर वह नए दिखाई देते थे। मैं अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो गई थी। चाची का बिहेवियर बहुत सख्त था। वो जब भी हमारे घर आया करती थी, उनकी आंखों में हमारे लिए नफ़रत होती। एक बार कहने लगी कि भूमि, तुम भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाना, ताकि हम लोग तुम पर एहसान करना छोड़ दें। भिखारी कहीं के। मैं उनकी बात खामोशी से सुनती रही, मगर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मेरे चाचा के घर में हमेशा रौनक होती थी। चाची बहुत घमंडी थी। एक बार हम चाचा जी के यहाँ गए तो पिताजी साथ थे। तब दरवाज़ा खोलते ही चाची ने कहा कि अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार दो, वरना हमारा घर गंदा हो जाएगा। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, जूते बाहर ही उतार दिए और अंदर चले गए। वो दिन मेरे दिल में नोकदार कील की तरह जमकर रह गया था। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं ऐसी बनूंगी जहां इन लोगों को मेरे दरवाजे पर जूते उतारने पड़ेंगे। मैं रातों को जागकर पढ़ा करती थी। माँ सोते समय मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती कि मेरी बेटी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा कामयाब करे, ताकि तुम्हारे पिता सिर उठाकर जी सके। कई बार मेरा दिल हारने के लिए आया था, लेकिन मेरे पिताजी की खामोश कुर्बानियाँ मुझे थाम लिया करती थी। चाचा की लग्जरी ज़िंदगी, चाची की बेइज्जती और स्कूल के बच्चों का मजाक, मैं सब कुछ झेल रही थी, मगर अपना सपना नहीं छोड़ा। माँ की सबसे बड़ी परेशानी लाइट का बिल नहीं होता था, बल्कि चाची के ताने होते थे। एक दिन उन्होंने पिताजी के सामने कहा कि जब हम चाची के बच्चों के साथ खेल रहे थे, अपने बच्चों को संभालो, हमेशा मेरे बच्चों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। तुम लोग भिखारी हो और भिखारी ही रहोगे। पिताजी ने अपना सर झुका लिया। मैंने फ़ौरन अपनी बहन का हाथ पकड़ा और वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। समझ गई थी कि यह जगह हमारे लिए नहीं है। पिताजी हर संडे को चाची के घर कुछ न कुछ दे आते थे, कभी फ्रूट्स, कभी सिलाई किए हुए कपड़े, तो कभी कुछ। मैंने एक दिन कहा, पिताजी, जब वो हमें जलील करते हैं तो आप क्यों उनके घर सामान लेकर जाते हो? पिताजी ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, रिश्ते पैसे से नहीं, फ़र्ज से निभाए जाते हैं। फ़र्ज शब्द उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब मैं हर दिन सीख रही थी। चाची ने एक दिन यह भी कह दिया कि मेरा पति दुबई से कमा कर भेजता है, तुम्हारे पिता तो यहीं कपड़े सिलकर मुश्किल से गुजारा करते हैं। उस दिन मेरी माँ ने पहली बार जवाब दिया कि सिलाई का काम बुरा नहीं है। मेरे पति मेहनत से कमा रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हमारे बच्चे इसी के सहारे पल रहे हैं। जिस पर चाची ने मुंह बना लिया था। एक दिन चाची के बेटे मोहित ने मेरे हाथ में इंग्लिश की बुक देखी तो कहने लगा, अरे, इंग्लिश भी कोई पढ़ने की चीज़ है, हम तो फ्रेंच सीख रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि लैंग्वेज कोई सी भी हो, अगर शिक्षा हो
तो हर लैंग्वेज आसान है। वो हंसने लगा और कहने लगा कि यह सब छोटे लोग ही कहते हैं। मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ था कि वो सिर्फ हमारे हालात पर नहीं बल्कि हमारे सपनों पर भी हंसते हैं। उसी साल चाची ने अपने घर प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने सबको इनवाइट किया था। प्रोग्राम के दिन जब हम सब लोग गए तो उन्होंने दरवाजे पर कहा कि हमें नहीं पता था कि तुम लोग आ जाओगे। वैसे भी तुम जैसे लोगों के आने से हमारे मेहमानों के सामने काफ़ी इंसल्ट होती है। यह बात सुनकर माँ वापस हम सब लोगों को घर ले आई थी। तब मैंने एक और फैसला किया कि हर बेइज्जती और हर नेगेटिव कमेंट मेरे लिए सीढ़ी बनेंगे। माँ तो चाची की बातों पर अफसोस किया करती थी और कहती कि तुम्हें उन जैसा नहीं बनना। मैंने उनसे कहा कि माँ, उनके जैसा बनना नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को साबित जरूर करना है। उस दिन के बाद मैंने अपनी शिक्षा को ही सब कुछ समझ लिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सरकारी स्कूल की स्टूडेंट होकर भी अपना नाम बनाऊंगी। मुझे सबको दिखाना है कि भिखारी वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो, बल्कि वह होता है जो घटिया सोच रखता हो। हाई स्कूल का रिजल्ट आया। मैं खुश हो गई। सिंपल सी मार्कशीट, सिंपल सा कागज़ था, लेकिन मेरे लिए जैसे किसी खजाने की चाबी हो। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार किया, आशीर्वाद दिया। पिताजी तो कुछ देर खामोश भी रहे, फिर कहने लगे कि बस अब आगे का सोचना है बेटी। सवाल यह था कि आगे पढ़ाई कैसे होगी। पहले ही घर में बिजली, गैस और राशन का खर्चा मुश्किल से हो रहा था। कोचिंग क्लासेस और कॉलेज की फीस, बुक्स, यह सब हमारे लिए सपने के जैसे थे। पिताजी की नज़रें मेरी किताबों पर ठहरी हुई थी। उन्हें एक बोझ सा नज़र आ रहा था। मैंने उनका यह बोझ हल्का करने का फैसला कर लिया था। मैंने उनसे कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तैयारी करूँगी। पिताजी ने मेरी आंखों में देखा जैसे वह सवाल कर रहे हो कि क्या सच में उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। फिर धीरे से कहने लगे, जो भी करो पूरे दिल से करना। मैंने घर के कोने वाले कमरे को अपनी पढ़ाई की जगह बना लिया था। वही पुराना सा पंखा, लकड़ी की टेबल और एक छोटा सा स्टॉल। मैंने एक रजिस्टर पर बड़े शब्दों में लिखा कि सपने अधूरे नहीं होते, छोड़े नहीं जाते। मेरे पिताजी के दोस्त की एक बेटी जो बीए कर रही थी, उसके पास कुछ पुरानी बुक्स हुआ करती थी। मैं उसके पास पढ़ने के लिए चली जाती थी। उसने मुझे अपनी सारी बुक्स दे दी थी और पढ़ाई में मेरी मदद भी करती थी। वो मेरी बहुत तारीफ़ किया करती थी, कहती थी कि तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब बनोगी। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। उसने कहा, यार ऐसे सपने तो अमीरों के लिए होते हैं, तुम्हारे घर के तो हालात भी ऐसे नहीं हैं, तो फिर तुम अपने सपने को कैसे पूरा करोगी। मैंने कहा कि बस खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मेरा आईपीएस बनने का सपना अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं, मकसद था। चाची को जब पता चला कि मैं पढ़ाई जारी रख रही हूँ तो उन्होंने फिर से एक तेज कमेंट पर तीर चलाया। कहने लगी कि भिखारी लोग आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने ना देखा करें, नींदें खराब हो जाती हैं और बहुत कुछ बर्बाद भी। इस बार मैं खामोश नहीं रही। मैंने कहा कि सपने वही इंसान देखता है जो जागता है, सोते हुए तो सिर्फ साए आते हैं। चाची कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनकी नज़रों में हंसी छुपी हुई थी। मुझे पता था कि वह हंस रही हैं, मगर वक्त आएगा जब यही हंसी शर्मिंदगी में बदलेगी। मेरी पढ़ाई जारी रही थी। ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से मेरा दिमाग खामोश हो जाता था। मैं आसमान को देखकर खुद से कहती कि एक दिन यह आसमान भी छू लूँगी। हमारे शहर में एक छोटा सा कस्बा था जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिलती थी। वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। फ़ायदा यह था कि वो हमारे मोहल्ले से करीब पड़ती थी। माँ मुझे पैदल छोड़ आती थी और फिर कुछ घंटे के बाद वापस भी ले आया करती थी। मैंने रोज़ वहाँ पर जाना शुरू किया। छोटी सी जगह थी मगर खामोश। एक दिन मुझे वहाँ पर एक अंकल ने देखा। कहने लगे कि बेटा, तुम यहाँ रोज़ आती हो, क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा कि अंकल, मैं आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ। वो हंसने लगे कि हिम्मत है तुम में, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अगर कुछ समझ ना आए
तो मेरी हेल्प ले सकती हो। यह छोटे छोटे लोग मेरे सफ़र का बड़ा सहारा बन गए। पिताजी कभी कभी मेरे नोट्स देखते तो नज़र फेर लेते। मैं जानती थी कि वह गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते। एक दिन मैंने उनसे कहा कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपके लिए नई टेक्नोलॉजी की सिलाई मशीन खरीदूंगी। पिताजी मुस्कुरा कर कहने लगे कि सिलाई मशीन नहीं, बस प्रार्थना करो कि मेरी बेटी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। यह वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी मेरी कामयाबी से ज़्यादा मेरे इरादे से खुश हैं। अब मैं सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही थी, मैं अपने पूरे वजूद को उस सपने के हिसाब से ढाल रही थी। मैं एक मामूली सी दर्जी की बेटी थी, लेकिन मेरे अंदर हौसले जाग चुके थे और एक दिन यह हौसला दुनिया के सामने आने वाला था। पापा के दोस्त की बेटी प्रियंका के साथ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था और फिर खुद भी अपनी परीक्षा लिया करती थी, जैसे कोई मुकाबला मेरे और समय के बीच चल रहा हो। प्रियंका के पास टच मोबाइल था। उसके घर के हालात बहुत अच्छे थे। घर में वाईफाई भी लगा हुआ था। मैंने पिताजी से इजाज़त ली और उसके घर जाकर इंटरनेट से चीज़ें निकाल कर पढ़नी शुरू कर दी। हर रोज़ 1 घंटे के लिए मैं उसके मोबाइल पर अलग अलग तरह की चीज़ें सर्च किया करती थी। वो 1 घंटा मेरे दिन का सबसे कीमती समय होता। प्रियंका मेरे इस सफ़र में मेरी बहुत मदद कर रही थी। मैं घर वापस आकर भी पढ़ाई किया करती थी। माँ कहती कि बेटा थक गई होगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, मगर मेरा यही जवाब होता, अगर आज आराम किया तो सारी ज़िंदगी आराम में गुजर जाएगी। घर में माँ मेरे साथ थी, लेकिन चाची की जुबान दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। एक दिन पिताजी जब उनके घर कपड़े देने गए तो वापसी पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन शाम को चाची की आवाज़ गली में गूंज रही थी, मुझे तो मेरे दुबई में बैठे पति ने हर सहूलियत दी है। एक ये हमारे जेठ जी हैं जो अभी तक गली में सिलाई मशीन चलाते हैं। पिताजी दरवाजे के पास बैठे हुए थे। उन्होंने सिर्फ नज़र झुका ली और मैं भी खामोश रही। दिल में कुछ और झुकने के बजाय उठ खड़ा हुआ था। मुझे अब खामोशी सहनी नहीं थी। एक दिन चाची की बेटी जानवी मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी कह रही थी कि बुक्स लेकर लाइब्रेरी में क्या करती हो, कोई काम ही कर लो, कोई नौकरी भी तो ढूंढ सकती हो ना, तुम जैसे लोग तो झाड़ू बर्तन करने के काम आते हैं। मैंने कहा मैं बर्तन भी धो लूँगी और तुम्हारी सोच भी। लेकिन समय आने पर वो हंसकर कहने लगी कि सोच नहीं हकीकत है, तुम जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन कुछ लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं, तुम्हारे पढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने खामोशी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ बातों का जवाब सिर्फ वक्त ही देता है। उस बात के बाद मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान और ज़्यादा देना शुरू कर दिया था और अपना रूटीन भी बदल दिया था। सुबह जल्दी उठना, दिन में माँ का घर के कामों में हाथ बटाना और उसके बाद सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। मेरे लिए समय का एक भी लम्हा बर्बाद नहीं होता था। माँ कहती थी कि बेटा थक जाती होगी। मैं कहती कि माँ मैं खुद की नहीं बल्कि अपने पिता की इज्जत कायम करना चाहती हूँ। मोहल्ले की औरतें भी अब चाची की बातों में आने लगी थी। कोई पीठ पीछे कहती कि दर्जी की बेटी तो अफसर बनने की तैयारी कर रही है। कोई हंसने लगती कि ऑफिसर सपने देखने की भी अपनी कोई औकात होती है। मैंने इस बारे में माँ को बताया कि ये लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा लोग तो पीठ पीछे राजा को भी बुरा कहते हैं और तुम तो फिर एक मामूली सी इंसान हो। हर दिन चाची को हमारे खिलाफ एक नया कमेंट सोचना होता था। एक दिन कहने लगी कि तुम्हें ये किताबें और नोट्स देखकर क्या लगता है कि तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओगी? तुम्हारे जैसे लोग तो फाइल्स उठाने के भी काबिल नहीं हैं। इस बार पिताजी भी वहीं बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ बर्दाश्त कर लेना अब उनकी आदत बन गया हो। रात को मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप चाची की गलत बातों का जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा जवाब से आवाज़ ऊंची होती है, मुकाम नहीं, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा पहली बार था जब पिताजी ने खुलकर कहा था कि उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में दुनिया की सारी ताकत दे दी हो। मैं जानती थी कि अब मुझे पीछे नहीं हटना। अब मैं आईपीएस ऑफिसर बनने की परीक्षा देने के लिए जा रही थी। तब पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये कर लोगी? मैंने कहा पिताजी मुझे पूरा भरोसा है। पिताजी काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे कि बेटा जब तुमने जन्म लिया था
मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि ऊपर वाले ने तुम्हें हमारी तकदीर बदलने के लिए भेजा है। मैंने सोचा कि शायद तकदीर तो पहले से ही लिखी होती है, लेकिन जो खुद लिखना जान ले वो उसे कभी बदल नहीं सकता। अब मेरा सपना सिर्फ एक मकसद नहीं रहा था, वह मेरे अंदर की एक जलती हुई आग बन चुका था। एक दिन मैंने फैसला कर लिया था कि यह मोहल्ला, यह गलियां, यह साजिशें मेरे मकसद के रास्ते की रुकावट बन रही हैं। मैंने सोच लिया कि अब अगला कदम शहर का होगा, जहां परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर माहौल, किताबें और खुद को साबित करने का मौका होगा। पिताजी से बात की कि मेरा कॉलेज शहर में ही है, परीक्षा देने के लिए तो मुझे वहां जाना ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर में ही रहूँ, वहीं रहकर पढ़ाई करूँ, ताकि यहाँ की फालतू बातों से मेरा ध्यान हट सके। पिताजी कहने लगे कि बेटा, लेकिन तुम वहाँ कहाँ रहोगी? मैंने कहा, मैं वहाँ पर कोई फ्लैट किराए पर ले लूँगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी, कुछ पैसे मेरे अकाउंट्स में जमा हैं वह भी निकाल लूँगी। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मेरी बात के लिए फ़ौरन ही हाँ कर दी थी। शायद वो भी अब इस माहौल से थक चुके थे। उनके पास एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी हुई थी, उन्होंने वह भी बेच दी। चाची को जब पता चला तो वह दरवाजे पर खड़ी हो गई, कहने लगी, कहाँ जा रही हो? पिताजी ने मामूली सा जवाब दिया कि शहर जा रहे हैं कुछ समय के लिए। चाची हंसकर कहने लगी कि क्या करोगी शहर जाकर? कोई सिफारिश लगाओगी या बस सपनों के पीछे भागने जा रही हो? हम कुछ नहीं बोले, सामान उठाया और पीछे मुड़े बिना हम बाहर निकल गए। मैं जानती थी कि वह दरवाजे पर खड़ी हुई हमें देख रही है, हमारे सपनों का मजाक बना रही है, मगर एक समय आएगा जब वह समझ जाएगी। शहर आकर सब कुछ नया लगने लगा था। शहर की सड़कें मेरे लिए अजनबी थी, कई चेहरे और अनगिनत घर। हमने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। वहाँ की छत लीक कर रही थी, बाथरूम की नल टपकती रहती थी, मगर वहाँ वह घुटन नहीं थी जो पुराने मोहल्ले में थी। अभी मेरे एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए थे, एग्ज़ाम शुरू होने में अभी 5 महीने बाकी थे। तब तक मुझे उसकी तैयारी करनी थी, बहुत सारी ट्रेनिंग करनी थी। यहाँ शहर के कॉलेज की पढ़ाई में मन लगाना था और तैयारी के लिए मैंने एकेडमी में एडमिशन भी ले लिया था, जहाँ शाम को क्लासेस होती थी। दिन में मैं एक मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। कभी कभी रात को 1-2 घंटे के लिए लाइब्रेरी में बैठ जाती थी। दूसरी तरफ मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी। मेरी दुनिया बस इसी हद तक थी, लेकिन मेरा मकसद साफ होता जा रहा था। 2-3 दिन गुजरने के बाद मेरे पास प्रियंका का फ़ोन आया। उसने कहा कि सुना है तुम ट्रेनिंग के लिए शहर चली गई हो, चलो यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ तुम्हें सब लोग बहुत याद कर रहे हैं। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो, कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती यार। मैंने कहा, प्रियंका, यहाँ मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी तैयारी करने के लिए आई हूँ। बस मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी परीक्षा सफल हो जाए। मुझे शहर में कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस परिवार से हूँ। मैंने खुद को समय के हवाले कर दिया था और फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ मेरे नतीजे बोलेंगे। पढ़ाई का माहौल काफ़ी अलग था। यहाँ लोग सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं थे, वो मुकाबले में थे। सब कुछ नापा जाता था। ट्रेनिंग के दौरान मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जितना हो सका अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए आई हूँ। कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़की सुनैना से हुई। वो एक बड़े ऑफिसर की बेटी थी और काफ़ी अमीर घर से थी। हम दोनों ने मिलकर ग्रुप स्टडी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वह हंसने लगी और कहने लगी, क्योंकि मुकाबला सिफारिश से नहीं जीता जाता, तैयारी से जीता जाता है। सुनैना मेरी पढ़ाई में लगन देखकर कहने लगी कि तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो यार। मुझे लगता है कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगी और एक दिन अपने शहर की बड़ी आईपीएस ऑफिसर बनोगी। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ सीख लिया है, मेरी तैयारी भी पूरी है। बस मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं सफल हो जाऊं, क्योंकि मैं अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करना चाहती हूं। अपने पिता को पूरे मोहल्ले में मान सम्मान दिलवाना चाहती हूं। जो लोग मेरे पिता को दर्जी कहते हैं, उनको यह दिखाना चाहती हूँ कि एक दर्जी भी अपनी मेहनत से अपनी बेटी को आईपीएस ऑफिसर बनाने के काबिल है।
मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम जैसे लोग ही आगे चलकर कामयाब होते हैं। मैंने एक रूटीन बना लिया था। मैं सुबह को अपनी पढ़ाई करती, शाम को अपने फ्लैट के सारे काम करती और रात को 1-2 घंटे अपने घर पर फ़ोन पर बातें किया करती थी। माँ कहती थी कि बेटा, यह शहर तुम्हें बदल तो नहीं देगा। मैं कहती थी कि नहीं माँ, यह शहर मुझे वह बना रहा है जो मैं बचपन से बनना चाहती थी। मेरे माता पिता से मेरे बिना एक हफ्ता भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी अपना सामान पैक किया और मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने के लिए आ गए थे। कहने लगे कि बेटा, हमें पता है कि तुम अपना ख्याल हमारे बिना नहीं रख सकोगी। अब हमारे लिए सिर्फ तुम ही तो हो। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। पिताजी अपनी सिलाई मशीन भी साथ लेकर आए थे। अगले ही दिन उन्होंने अपनी सिलाई मशीन का सेटअप लगाया और उसकी मरम्मत करने लगे। मैंने कहा, पिताजी आप यहाँ किसके लिए कपड़े सी रहे हो? उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले की एक औरत ने कहा था कि उनके घर में शादी है। मैंने उनको बताया कि मैं एक टेलर हूँ, बहुत अच्छी सिलाई करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने घर की शादी के सारे कपड़े आपको दे देते हैं। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आई हो और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए, तो फिर ऐसे गुजारा कैसे चलेगा? मुझे भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना बेटा। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि बस पिताजी, अब थोड़ा समय और है, फिर आप सिलाई नहीं बल्कि गर्व का काम करेंगे। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम अपने दिमाग में इतनी ढेर सारी बातें और पढ़ाई की सारी बातें कैसे रख लेती हो? मैंने कहा, माँ मेरे अंदर बहुत जगह है, बस कामयाबी आने की देर है। मोहल्ले के अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि हम यहाँ पर आ गए हैं। वो जो हर समय कुछ न कुछ पूछते थे, अब सिर्फ खामोशी से अपने घरों में बैठे हुए थे। एक बार मुझे प्रियंका ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी चाची ने मोहल्ले में सबको बता दिया कि तुम्हारे पिता कर्ज की वजह से शहर चले गए। मैंने कहा, ठीक किया उन्होंने, बस कर्ज पैसों का नहीं इज्जत का है और मैं वह उतारने के लिए यहाँ आई हूँ। अब मेरा दिन ट्रेनिंग, ट्यूशन और खुद को बेहतर बनाने में गुजरता। पिताजी और माँ मेरे साथ साथ थे और मैं उनकी आंखों में विश्वास देखती थी। हम लोग यहाँ मसूरी में बहुत खुश थे क्योंकि IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग यहीं होती है। मैंने अपने माता पिता की आंखों में वह बेफिक्री देखी थी जो बरसों से गायब थी। यहाँ ट्रेनिंग करते हुए 3 महीने गुजर चुके थे। तैयारी की रफ्तार बेहतर हो रही थी और पिताजी माँ भी नए माहौल से कुछ हद तक खुश हुए थे। यहाँ के लोगों ने भी मेरे पिताजी से कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए थे और कुछ खर्च मेरी ट्यूशन से पूरा हो रहा था। सुकून था, मगर एक दिन ऐसा आया कि सारा सुकून जैसे किसी आवाज़ के बिना बिखर गया। उस दिन मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी जब पिताजी के पास एक फ़ोन आया। नंबर देखकर उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी नजर आई। यह मेरे चाचा जी का नंबर था। कई सालों के बाद उन्हें अपने बड़े भाई की याद आई थी। बस 2 मिनट की बात हुई। पिताजी ने फ़ोन रिसीव किया, उनसे बात की, बस सर हिलाया और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। फ़ोन रखते हुए पिताजी ने इतना कहा था, उसके बाद वह खामोश हो गए। मैंने पूछा, पिताजी क्या हुआ है? पिताजी ने बताया कि बेटा मोहित SP बन गया है और इसी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी थी और सब लोगों को बुलाया है। मैंने कहा, और हमें? पिताजी ने नज़र चुराते हुए कहा कि नहीं, हमें नहीं बुलाया, शायद अब हम उनसे बहुत दूर रहते हैं और फिर उन्होंने हमें अब अपना रिश्तेदार भी नहीं रखा। इतना सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। माँ ने कुछ देर बाद कहा कि चलो, मोहित को बहुत बधाई हो, हमें ना बुलाते, मगर आप तो उसके बड़े ताऊ जी थे, आपको तो बुलाना ही चाहिए था। चलो, अब उनकी मर्जी। मैं जानती थी कि माँ खुद को दिलासा दे रही है और पिताजी एक बार फिर से बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, लेकिन उस दिन कुछ बदला था। पिताजी के चेहरे पर मामूली सी सीरियसनेस नहीं थी, एक खालीपन था, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हुआ हो। शाम को जब माँ खाने पर मुझे बुलाने के लिए आई तो मैंने देखा कि पिताजी बहुत खामोश बैठे हुए थे, खाना नहीं खा रहे थे। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि जब मोहित छोटा था और इसे स्कूल जाने का शौक़ उठा था तो मैंने खुद अपनी कमाई से उसका स्कूल में एडमिशन करवाया था, उसके लिए किताबें खरीदी थी। तुम्हारे चाचा तो तब दुबई जाने की तैयारी में लगा हुआ था। जानवी के एडमिशन के समय भी पैसे कम पड़ रहे थे, तभी मैंने अपने सारे खर्चे छोड़कर सबसे पहले उनका काम पूरा किया था। शायद मुझे उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने पिताजी से कहा कि आपने जो किया वह आपका बड़प्पन था,
और उनके छोटेपन की कीमत आप उदास होकर क्यों अदा कर रहे हो? पिताजी ने धीरे से कहा कि बेटी, रिश्ते निभाते रहो, चाहे दूसरे पहचाने या ना पहचाने, बस कभी कभी दिल छन जाता है। अगले दिन मोहित ने अपने घर की पार्टी के फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश लग रही थी। हमारे सारे रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो थे हम। प्रियंका ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, सब बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि हम कामयाबी की पार्टी में नहीं जाते, हम वक्त आने पर अपनी कहानी लेकर आएंगे। उस रात काफ़ी देर तक माँ जागती रही। मैंने उनके पास जाकर कहा कि माँ, कुछ सोच रही हो क्या? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, सोच रही हूँ, अगर हम वहाँ होते तो उनका क्या बिगड़ जाता। तुम्हारे पिता अपने रिश्तेदारों की कितनी इज्जत किया करते थे। आज अगर हमारे हालात ख़राब हैं तो सारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया। मैंने माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे। पिताजी ने लगभग एक हफ्ते तक अपने भाई या भतीजे के बारे में कोई बात नहीं की थी। वह रोज़ सिलाई किया करते थे और शाम को चाय के साथ अखबार पढ़ते थे। मैंने महसूस किया कि वह खबरें कम और खुद को ज़्यादा पढ़ रहे थे। एक दिन मैंने उनके सामने अखबार रखकर पूछा कि पिताजी, अगर मैं इस अखबार में एक दिन अपनी तस्वीर के साथ खबर बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगे कि बेटा, तब मैं यह अखबार बहुत संभाल कर रखूँगा ताकि ज़िंदगी भर के लिए मेरे हिस्से की खुशी सलामत रहे। मैं जानती थी कि अब मेरी परीक्षा का समय है, सिर्फ आईपीएस की नहीं बल्कि उन जख्मों को मरहम बनाने का भी जो मोहित की कामयाबी और हमारी बेखबरी ने दिया था। एकेडमी में मेरी ट्रेनिंग जारी थी, जो कि अब बंद होने वाली थी क्योंकि परीक्षा का समय करीब आ रहा था। एक खामोशी जो मेरे पिताजी के चेहरे पर जम गई थी। वो पहले जैसे नहीं रहे थे, काम करते करते रुक जाते थे, जैसे कुछ याद आ रहा हो। अखबार पढ़ते समय पेज पलटना भूल जाते थे। माँ ने एक दिन मुझे इशारे से बुलाया और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिताजी कुछ बदले बदले से लगते हैं, पहले जैसी बात अब नहीं करते। मैंने कहा कि माँ, मैं जानती हूँ पिताजी को अफसोस है कि चाचा जी के घर से हमें इनविटेशन क्यों नहीं आया। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर दोबारा किसी फंक्शन में हमारा नाम नहीं आया तो इस बार हम खुद वहाँ जाएंगे। मैं इस बार तमाशा नहीं बनूंगी। मैंने अपने कमरे में आकर किताबें समेटी, सब कुछ बदला, वही नोट्स, वही किताबें, लेकिन अब मेरी नज़रों में इनका मतलब बदल गया था। अब आईपीएस सिर्फ कामयाबी का रास्ता नहीं रहा था, अब यह बदले का जरिया बन चुका था। बदला किसी इंसान का नहीं बल्कि उस सोच का जो सालों से हमारे कॉन्फिडेंस को रौंदते आ रहे थे। मेरी लगन अब और बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह पिताजी जल्दी उठ गए थे। मैं उनके पास गई। मैंने कहा, पिताजी, आज से तैयारी शुरू हो गई है और आपको वादा करना होगा कि आप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ नरमी और बहुत सा दर्द था। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं हार नहीं मान रहा, बस थक गया हूँ। मैंने कहा, तो अब मेरी बारी है, अब बस आप आराम करोगे और मुझे आगे बढ़ने दोगे। उस दिन के बाद मेरा रूटीन बदल गया। मैंने अब अपनी परीक्षा पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता गया, पढ़ाई मेरे लिए अब पर्सनल हो गई थी और फिर मेरी परीक्षा का समय आ गया। मैंने हर पेपर की तैयारी दिन रात मेहनत करके की थी। मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, ना कोई गुंजाइश थी। मैं अपने पिता की परेशानी और माँ की झुर्रियों से भरे हाथों का भ्रम नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं उन्हें समाज में वो मुकाम दिलाना चाहती थी जिसके वो हकदार हैं। एक एक करके परीक्षा ख़त्म हुई। मेरी माँ और पिताजी दिन रात मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मुझे प्यार करते, मुझे पेपर के लिए विदा करते। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, अब रिजल्ट का इंतज़ार था। मैं जानती थी कि मेरी कामयाबी का मेरे माता पिता के अलावा किसी को इंतज़ार नहीं है और ऐसा ही था। रिजल्ट आया तो मेरी आंखों में शुक्र के आंसू थे। मैं पूरे देश में 800 की श्रेणी में आई थी। मुझे कामयाबी हासिल हो गई थी। मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मेरे माता पिता को हौसला मिल चुका था। मुझे आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया गया था। मैंने घर आकर जब यह खबर अपने माता पिता को बताई तो वो खुशी से झूम उठे थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, प्यार किया, आशीर्वाद दिया और यही आशीर्वाद मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती जरिया था। अब बारी थी मेरे इंटरव्यू की। कुछ हफ्तों के बाद इंटरव्यू में मुझसे सवाल जवाब किए गए।
मैंने उनके सारे सवालों का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ दिया, जिसमें मुझे पास कर दिया गया था, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। मैं घर पहुंची तो मैंने पिताजी का हाथ थाम कर कहा कि पिताजी, अब आपको अपने इन कमज़ोर हाथों से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी बेटी इतनी काबिल हो गई है कि अब वह आपको कोई मेहनत नहीं करने देगी। आपकी बेटी ने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसके सपने आप बरसों से देख रहे थे। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। वह ना जाने कैसा लम्हा था। हम तीनों फूट फूट कर रो रहे थे। कई महीने हम मसूरी शहर में रहे, जहाँ मैं ज़्यादातर अपनी एकेडमी में भी रही और अपने माता पिता के करीब भी रही। उस दिन पहली बार मेरे पिताजी ने दिल खोल कर अपने इमोशंस का इजहार किया था। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका था, मगर अभी सबसे बदला लेना बाकी था। जो लोग इस खबर से बेखबर थे, क्योंकि उन्हें ना तो मुझसे कोई उम्मीद थी और ना ही हमसे कोई मतलब था। मोहित की कामयाबी के बाद हमारे सारे रिश्तेदारों में जैसे एक नया जश्न शुरू हो गया था। वो लोग बार बार सोशल मीडिया पर फ़ोटो अपलोड कर रहे थे, मोहित को बधाइयाँ दे रहे थे। अब हर किसी के लिए मोहरा मोहित था। हर रिश्तेदार, हर कजन उसकी तरक्की को अपनी इज्जत समझ रहा था। अब बारी थी हमारे अपने शहर आने की। मैं जब वहाँ पहुँची तो हम अपने वही छोटे से घर में आ गए थे। आज मेरी कामयाबी का दिन था। अपने शहर में वहाँ की IPS ऑफिसर बनकर लौटी थी। शहर में एक बहुत बड़ा फंक्शन था जहाँ मोहित को भी इनवाइट किया गया था। कुछ सरकारी नेता, बड़े बड़े ऑफिसर, सब लोग वहाँ पर आने वाले थे, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार भी इनवाइट थे। मैंने पिताजी से कहा कि हम वहाँ जाएंगे और इस बार हम तमाशा नहीं बनेंगे। पिताजी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिस पर वह खामोश हो गए। वो मुझे अब रोकने वाले नहीं थे। उन्हें आइडिया हो गया था कि अब वक्त बदल चुका है। शाम को जब हम उस फंक्शन में पहुँचे तो वह बहुत बड़ा होटल था। दरवाजे पर भीड़ थी, मेहमानों की भीड़ थी और सिक्योरिटी भी सख्त थी। हम जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, एक गार्ड ने हाथ उठाकर रोका। उन्होंने अंदर जाने के लिए ID कार्ड मांगे। मैंने अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर दिया। गार्ड ने उसे देखा, फिर जल्दी से सीधा होकर सैल्यूट किया। कहने लगा कि वेलकम मैडम, हमें आपका ही इंतज़ार था। पिताजी ने खुशी और हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने बस उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम अंदर चलते हैं। अंदर भीड़ थी। कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया, कुछ ने अंदाज़ा लगाया, मगर जिन्होंने पहचान लिया था उनके चेहरों पर हैरानी छुपी ना रह सकी। मोहित स्टेज पर खड़ा था, चाची कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी नज़र हम पर पड़ी, उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने फ़ौरन गार्ड्स को इशारा किया कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड हमारी तरफ आया। पिताजी ने कदम पीछे हटा लिए, मगर मैं अपनी जगह पर खड़ी रही। जैसे ही गार्ड करीब आए, उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। वह रुक गए और तेज़ आवाज़ में कहने लगे कि मैडम, आप यहाँ कैसे? हमें तो नहीं बताया गया था कि आप भी यहाँ आ रही हैं। दूसरे गार्ड ने भी सैल्यूट किया। फिर भरी महफिल में शोर मच गया कि IPS मैडम आई हैं। वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पूरा हॉल जैसे सांस लेना भूल गया था और यही सब हमारे लिए पहचान का धमाका बन चुका था। सब लोगों ने हमें देखा। मोहित बड़बड़ाने लगा, क्या बकवास है, यह कैसे IPS बन सकती है? एक औरत ने कहा कि ये वही लड़की है ना भूमि। तभी मोहित ने आगे बढ़कर मेरी तरफ देखा, कहने लगा कि तुमने तो बताया भी नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। चाची कहने लगी कि यह सब झूठ है। एक टेलर की बेटी IPS कैसे बन सकती है? मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा कि आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब आपको यकीन करना पड़ेगा। वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए थे। पिताजी मेरी तरफ देखकर यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि यह उनकी ही बेटी है, जिसकी यहाँ मौजूद लोग इज्जत कर रहे हैं। मोहित कहने लगा कि अगर यह सब सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा क्योंकि जब पहचान खुद बोलती है तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं रहती। सब कह रहे थे कि यह वही नई IPS ऑफिसर है जो इस साल IPS बनी है। फिर कुछ लोगों ने पिताजी से कहा कि हम आपकी बेटी को जानते हैं। मैंने बात काटते हुए कहा कि नहीं, कभी मुझे किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। वहाँ मौजूद सारे लोग मेरी तस्वीर लेने लगे, मुझे स्टेज पर ले जाने लगे।
मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और स्टेज तक आई। आज मैं मोहित से बड़े पद पर थी। मुझे वह इज्जत दी जा रही थी जो सारी जिंदगी मैंने खुद को भी नहीं दी। फिर एक कोने में खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने बुलंद आवाज में माइक पर ऐलान किया, मेहमानों को बताया जाता है कि आईपीएस मैडम भूमि गुप्ता आज हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने इस साल हमारे शहर की आईपीएस ऑफिसर बनकर हमारे शहर का नाम रोशन किया। वहाँ मौजूद सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कुछ लोगों के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मोहित की नज़र नीचे हो गई थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी। मैंने स्टेज पर मामूली सी स्पीच दी और अपने पिताजी के साथ वापस जाने लगी। फिर जाते समय हिम्मत करके मोहित ने मुझसे हाथ मिलाया। चाची ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, कहने लगी कि यह सब झूठ लग रहा है। पिताजी ने सर झुका लिया जैसे खुद से पूछ रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, पिताजी आपने जो सब्र किया था आज वही सब्र रंग लेकर आया है। सारे लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मीडिया वाले भी मेरी तस्वीर ले रहे थे। वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर मुझे अच्छी तरह से जानती थी। मेरे करीब आकर कहने लगी कि हमें गर्व है कि इस फंक्शन में आज तुम हमारे साथ हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मोहित हमारे घर आया और कहने लगा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची हो। मैंने कहा कि तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि मैं किस तरह से कामयाब हो रही हूँ। मेरे माता पिता बहुत खुश थे और आज उन्हें मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का बोझ उनके दिल से उतर गया हो। फिर चाची भी हमारे घर पर आई और कहने लगी कि बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता था कि तुम कभी कुछ नहीं बन सकती। हम नहीं जानते थे कि वक्त इतना बदल सकता है। मैंने कहा, वक्त नहीं बदला, बस वक्त ने आपको आईना दिखाया। अब मेरी पहचान किसी की मोहताज नहीं थी। मेरा मुकाम बोल रहा था और इस मुकाम को पाने की जंग बहुत ही कड़ी थी। पिताजी मेरी इस कामयाबी पर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही मेरे टेबल पर मोहित की फ़ाइल रखी हुई थी, एक अंदरूनी सिक्योरिटी की, जिसमें उसके बिहेवियर और कुछ शिकायतों पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने फ़ाइल खोली, एक नज़र पूरा रिकॉर्ड देखा और सारा दिन इस पर काम किया। अब यह काम मेरे लिए पर्सनल नहीं था, सरकारी तौर पर मेरा करैक्टर इसके करियर से जुड़ चुका था। शाम के समय मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन मिलाकर कहा कि आपने मोहित गुप्ता की रिपोर्ट जल्दी पूरी करने के लिए कहा था, वह पूरी हो गई है। मैं आपको ईमेल कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, यह मामला बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ गैरकानूनी साबित हो तो तुम्हें एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना। मैंने कहा कि सर, कानून सबके लिए बराबर है। फ़ोन रखते ही मैंने रिपोर्ट फाइल की और ईमेल कर दी। अगले ही दिन वह मेरे ऑफिस में हाजिर था। अंदर आकर कुछ कहने से पहले वह कुर्सी पर बैठ गया। भूमि, तुमने कमिश्नर को रिपोर्ट कर दी। मैंने कहा कि यह मेरा फ़र्ज़ था। मोहित, तुम जानते हो कि मैं किसी की बहन, बेटी या कजन बनने से पहले एक ऑफिसर हूँ। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से कहने लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा खुद से कम समझा। आज पता चला कि ताकत क्या होती है और उसकी कीमत क्या है। ताकत की कीमत जिम्मेदारी होती है। मैंने कहा कि तुम भी कभी जिम्मेदारी को सीरियस ले लेते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। वह शर्मिंदा हुआ, आंखों में आंसू आ गए थे। वह उठा और मेरे कदमों में बैठ गया। प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कमिश्नर साहब से जाकर भी माफ़ी मांग लूँगा। मेरी नौकरी, मेरे माता पिता सब मुझसे दूर हो जाएंगे। मैंने हाथ के इशारे से उसे उठने को कहा। मैंने कहा, नौकरी तुम्हारी है, इज्जत तुम्हारे माता पिता की है। अगर सच में माफ़ी मांगनी है तो वहाँ जाओ जहाँ तुमने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। वो झुककर वहाँ से चला गया। उसी शाम हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने चाची खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में घबराहट थी। उन्होंने कहा कि भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भूमि से कहिए कि मेरे बेटे की नौकरी बचा ले। उससे गलती हो गई और हमसे भी गलती हुई है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मोहित की नौकरी खतरे में है, वह बिखर गया है।
पिताजी ने खामोशी से उनकी बात सुनी, फिर धीरे से कहा कि हमने तुमसे कभी इज्जत नहीं मांगी, सिर्फ नज़रअंदाज किया। मगर तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे मुकाबले के नहीं? उन्होंने कहा कि भैया, हमारी सोच छोटी थी, मगर भूमि ने आज सब कुछ बदल दिया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमारे बेटे की नौकरी बचा लो। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। मैं खामोशी से खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता को जो सुनाती रही, आज वह सब मेरे बेटे के आगे आ रहा है। तुमने हमारा सर झुका दिया, लेकिन अगर यह झुकाना हमारी हार दिखा दे तो हमें झुकना मंजूर है। मोहित अगले दिन फिर से मेरे पास आया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और बदलाव भी था। उसने कहा कि मैंने अपने घमंड को एक तरफ रखकर सोचा, अगर तुमने मुझे एक मौका दिया तो मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैंने फाइल बंद की और कहा कि तुम्हें अपनी इज्जत पाने के लिए अब सिफारिश ही नहीं, इंसान बनना होगा। यह लम्हा उन सारे लम्हों का जवाब था जिनमें हमें छोटा समझा गया, जिनमें हमारे सपनों का मजाक बनाया गया। आज वह सब पलट चुका था और मेरे पास ताकत थी। यह वह ताकत थी जिसकी कीमत कुर्बानी, समय और सब्र से अदा की गई थी। ऑफिस में सन्नाटा था। फाइल बंद हो चुकी थी, कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब सिर्फ रिपोर्ट के मुताबिक फैसला जानना बाकी था। मुझे पता था कि मोहित अब खुद से बेहतर ऑफिसर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन पुरानी बातें मैं भूल नहीं सकती थी। दोपहर में कमिश्नर साहब का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि कोई सिफारिश आई हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन रिपोर्ट जानदार होनी चाहिए। मैंने कहा कि सर, रिपोर्ट पहले से ही सच पर है। अब हमारे वह रिश्तेदार जो कभी हमें पूछते भी नहीं थे, अब हमें अपने घर इनवाइट करने लगे थे। उनके शब्दों में मिठास आ गई थी। सब लोग हमसे कहते कि तुम्हारी बेटी ने तो नाम रोशन कर दिखाया। चाची भी कहने लगी कि भूमि बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हमें तुम पर गर्व है। मैंने धीरे से जवाब दिया, गर्व आपको इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपना बिहेवियर बदला। मोहित सर झुकाकर बैठा हुआ था। चाची उसके पास बैठी। मैंने कहा, रिपोर्ट सच है, गलत सिर्फ तुम्हारे दिल थे। पिताजी ने फ़ौरन बात संभाल ली। बेटा, हम सब इंसानों से गलती होती है, लेकिन जो समय गुजर चुका है उसको इल्ज़ाम से नहीं बल्कि माफ़ी से संवारा जा सकता है। मैंने अपनी बात जारी रखी और कहा कि अब किसी रिश्तेदार को, किसी कमज़ोर को, किसी गरीब को भी कम समझा तो वह सिर्फ अपनी इज्जत खो देगा। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन अब मैं इस शहर में एक बड़ी ऑफिसर हूँ। अगली बार कोई गलती हुई तो नौकरी गई। मोहित ने सर उठाकर देखा और कहा कि मैं वादा करता हूँ अब किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। चाची ने पिताजी से हाथ जोड़कर कहा कि भैया, हमें माफ़ कर दो, हम में गुरूर था, लेकिन आपकी बेटी ने हमें सबक सिखा दिया। हर तरफ मेरी ही बातें हो रही थी, हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैंने सबको देखा और कहा कि ये कामयाबियाँ मेरी नहीं, मेरे और मेरे माता पिता की परवरिश का नतीजा है। गरीबी किसी की गलती नहीं होती, मगर घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। यह शब्द बोलकर जब मैं बाहर आई तो आसमान पर हल्की सी हवा चल रही थी, जैसे समय ने थपकी दी हो। अब वो परेशानी जो बरसों तक हमारे दरवाजे पर थी, जो नेगेटिव कमेंट हमने लोगों के सुने थे, वह सब अब तारीफ में बदल चुके थे। सारे लोग इज्जत से सर उठाकर हमें देखते थे और मैं अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं बल्कि अपनी पहचान की मालिक बन चुकी थी। अब हर इनविटेशन में मेरा नाम सबसे पहले आता था और मैं हर फंक्शन की सबसे स्पेशल मेहमान की हैसियत में जाती थी। लेकिन मेरे अंदर वही जज्बा था, अगर कभी मेरे किसी फैसले से किसी लाचार का सर झुके तो मेरी कुर्सी की कोई कीमत नहीं है। उस दिन के बाद पिताजी जब भी अपनी पुरानी सिलाई मशीन को देखते तो कहते, यह मशीन तो पुरानी हो गई, लेकिन जिसे उसने बिठाया था अब वह पूरे शहर की उम्मीद है। आज मेरे वही सब रिश्तेदार मेरे करीब हैं जो मुझे बुरा समझते थे, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हूँ, जैसे कभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। और आज मेरे माता पिता सर उठाकर और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। भूमि की यह कहानी समाज को सिखाती है कि मेहनत, संयम और आत्मविश्वास से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। गरीबी या तिरस्कार इंसान की क्षमता को नहीं रोकते, उसका जज्बा और दृढ़ संकल्प उसकी पहचान बनाते हैं। भूमि ने अपने पिता की खामोश कुर्बानियों और माँ के विश्वास को ताकत बनाकर चाची के तानों को प्रेरणा में बदला और साबित किया कि सपने जागते हुए देखे जाते हैं। यह कहानी समाज को दिखाती है कि दूसरों को छोटा समझना या उनकी मेहनत का मजाक उड़ाना हमारी संकीर्ण सोच को दर्शाता है,
रिश्ते पैसे या रुतबे से नहीं बल्कि फ़र्ज और सम्मान से निभते हैं। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे और समाज में सम्मान व समानता लाए। हमें हर व्यक्ति की मेहनत का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हर इंसान में कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। यह कहानी प्रेरित करती है कि नैतिकता और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।